सीकर से मेरे दोस्त ने भेजा है। इसे हॉस्टल की लड़कियों को दे देना। कल के नीट एग्जाम के लिए यही 300 सवाल हैं। जरा सोचिए, 2 मई 2026 को केरल के एक मेडिकल स्टूडेंट द्वारा भेजा गया ये सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज एक बहुत बड़े तूफान की बस एक शुरुआत था। ये कोई आम फॉरवर्ड मैसेज नहीं था, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला देने वाले एक कड़वे सच का सबसे पहला सुराग था। और जब एग्जाम खत्म हुआ तो जो हकीकत सामने आई ना, उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस डॉक्यूमेंट में जो सवाल बांटे गए थे, उनमें से 135 सवाल नीट के असली पेपर से बिल्कुल हूबहू मैच कर गए। बायोलॉजी के पूरे 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल, सब कुछ एकदम सेम सीक्वेंस में, यहां तक कि एक फुल स्टॉप भी इधर-उधर नहीं। अब आप ही बताइए, क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे की गहराई में चलते हैं और इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा पेपर लीक नहीं था। ये भारत के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ हुआ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड धोखा था। एक ऐसा घोटाला जिसने रातों रात 22 लाख से ज्यादा छात्रों के डॉक्टर बनने के सपनों को बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया। भाग 1, सीकर का वो व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखते हैं कि कैसे राजस्थान के सीकर से शुरू हुआ ये अकेला मैसेज इस देशव्यापी नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो बन गया। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। 2 मई को सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाने वाले पिता को यह पेपर मिलता है। अगली सुबह वो इसे वहां रहने वाले बच्चों में बांट देते हैं। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब एग्जाम के बाद वही पिता सवालों के हूबहू मैच होने का पक्का सबूत लेकर सीकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। और पुलिस क्या करती है? वो इसे महज एक अफवाह कहकर उनकी शिकायत को वही खारिज कर देती है। सिस्टम की ये सबसे पहली और बड़ी लापरवाही थी। भाग 2, पेपर लीक का रूट। जब लोकल पुलिस ने इसे अफवाह बताया तो लगा कि शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ये किसी एक जगह की घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद शातिर और प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। इस सिंडिकेट का जो पूरा रोड था ना, वो सच में चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉर्पोरेट सप्लाई चेन चल रही हो। महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराया जाता है, फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी 15.5 लाख रुपए में गुड़गांव में बिकती है। वहां से 26 अप्रैल को रामगढ़ के बीवाल ब्रदर्स इसे 30 लाख रुपए में खरीदते हैं, और फाइनली 29 अप्रैल को सीकर का एक एजेंट इसे 5.5 लाख में खरीदकर 700 से ज्यादा बच्चों में बांट देता है। और ये लोग काम कैसे कर रहे थे, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने कोई मोबाइल कैमरा यूज नहीं किया, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर और शैडो सर्वर्स का इस्तेमाल किया। फिर सबसे बड़ी चालाकी देखिए, सीधी असली पेपर बेचने के बजाय उन्होंने 120 असली सवालों को बाहर के सवालों के साथ मिक्स करके 410 सवालों का एक डॉक्यूमेंट बनाया और इसे नाम दिया गेस पेपर। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है, ताकि किसी को शक ही ना हो। अब इस चेन में जो बीवाल ब्रदर्स का नाम आया है, उनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। दिनेश बीवाल, जिसने 30 लाख में ये पेपर खरीदा, वो एक राजनीतिक युवा विंग का सदस्य है और सोशल मीडिया पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसी परिवार के 4 बच्चों ने ठीक पिछले साल ही नीट का एग्जाम भी पास किया था। ये सारी बातें साफ दिखाती हैं कि इस सिंडिकेट की पहुंच कितनी ऊपर तक। भाग 3, एनटीए के बदलते बयान। अब एक तरफ माफिया इतना हाईटेक होकर काम कर रहा था और दूसरी तरफ हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कर रही थी। चलिए उनके आधिकारिक बयानों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो सच में हैरान करने वाला है। खुद एनटीए के महानिदेशक कैमरे पे आकर कह रहे हैं कि भाई अफवाहें मत फैलाइए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक पीडीएफ ही तो घूमा है। मतलब कमाल का लॉजिक है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट एसओजी की जांच चीख चीख कर कंफर्म कर रही है कि एग्जाम से पूरा 1 महीना पहले ही पेपर बट चुका था और 135 सवाल बिल्कुल हूबहू मिले हैं। सबूत सामने थे, पर मानने को कोई तैयार नहीं था। भाग 4, शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब देश भर में बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आना ही पड़ा। उन्होंने करीब 27 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर क्या उसमें कोई ठोस समाधान था? उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक वाकया ही बहुत कुछ साफ कर देता है। शिक्षा मंत्री ने इस पूरे पेपर लीक को एक सामाजिक व्याधि यानी समाज की एक बुराई बता दिया। आपने ध्यान दिया यहां क्या हुआ? एक बहुत बड़ी प्रशासनिक नाकामी की जिम्मेदारी को बड़ी ही चालाकी से सिस्टम के कंधों से उठाकर सीधे हमारे और आपके यानी समाज के कंधों पर डाल दिया गया। और जब पत्रकारों ने उनसे बिल्कुल सीधा सवाल पूछा कि क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा,
तो एक पक्का आश्वासन देने की जगह उन्होंने पत्रकारों से ही पलटकर पूछ लिया, पत्रकार क्या मदद कर सकते हैं? ये जवाब अपने आप में सिस्टम की उस लाचारी को दिखाता है जहां कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तो माना कि हाँ, कमांड चेन टूटी थी, लेकिन फिर से इस इतने बड़े क्राइम को एक दुर्घटना का नाम दे दिया गया। बच्चों को शांत करने के लिए कुछ फैसले भी हुए, जैसे री एग्जाम की कोई फीस नहीं लगेगी, आप अपना सेंटर खुद चुन सकते हैं और OMR शीट भरने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन सच बताइए, क्या जिन बच्चों ने सालों की मेहनत की, उनके उस मानसिक तनाव की भरपाई इन 15 मिनटों से हो सकती है? भाग 5, अनदेखी चेतावनियां और जवाबदेही। ये जो भी कुछ हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। ये नतीजा है सालों से चली आ रही उन चेतावनियों को इग्नोर करने का, जो खुद सिस्टम के अंदर से आ रही थीं। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। राधाकृष्णन कमेटी ने साफ साफ सिफारिश की थी कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए। पर हुआ क्या? नीट 2026 में वही पुराना OMR फॉर्मेट चलता रहा। उन्होंने कहा था कि टॉप लेवल पर अधिकारियों का सीधा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ राज्यों के बीच ब्लेम गेम चलता रहा। इन सिफारिशों को जिस तरह हवा में उड़ाया गया, उसी का नतीजा था कि पेपर 1 महीने पहले ही लीक हो गया। और रही बात जवाबदेही की, तो सिस्टम में किसी को कोई खौफ क्यों नहीं है, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है सुबोध सिंह। 2024 के नीट विवादों के समय वो NTA के महानिदेशक थे। इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद उन्हें काम से निकाला नहीं गया, बल्कि चुपचाप ऊर्जा विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। जब गलतियों की कोई सख्त सजा ही नहीं मिलेगी, तो अधिकारियों में डर कहां से आएगा? भाग 6, इंसानियत की भारी कीमत। इन तमाम कमिटियों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सिस्टम की नाकामियों से परे असल नुकसान किसका हुआ? उन 22 लाख मासूम छात्रों का, जिनका भविष्य दांव पर लग गया। ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ वो माफिया है जो बिना किसी डर के एक लीक्ड पेपर के 30-30 लाख रुपए ले रहा है और करोड़ों छाप रहा है, और दूसरी तरफ वो आम छात्र है जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की, और आज जब उसका सिस्टम से भरोसा उठ गया है, तो वो अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर 9 रुपए की PDF वाली करियर बैकअप गाइड तलाशने को मजबूर हो गया है। और इन सब चीजों के बाद आखिर में सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी को अपनी गलतियों या उसके परिणामों का कोई खौफ ही ना हो, वो सिस्टम कभी भी इन लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रख पाएगा? ये सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से और इस सिस्टम से पूछना चाहिए। सोचने का वक्त आ गया है।